बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। थर्मोकेमिस्ट्री चैप्टर नंबर 11 और आज इसके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स जो हैं वो सॉल्व करने वाली हूँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है इसमें इसने कहा है कि प्रिसाइसली आपको डिफाइन करना है कि ये क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज़ है मेरे पास यहाँ पर सिस्टम। अब सिस्टम को सबसे पहले मार्क कर लीजिए। इट इज़ अ डिस्ट्रिक्ट पार्ट ऑफ आवर यूनिवर्स से लेके इट इज़ कॉल्ड अ सिस्टम। यहाँ तक तो हो गई इसकी डेफिनेशन। अब इसको आपने समझना कैसे है कि देखें, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके पास एक बीकर मौजूद है और आप उसमें एसिड बेस्ड रिएक्शन परफॉर्म करने वाले हैं, तो वो जो बीकर है ना वो आपका सिस्टम है, यानी इसके अंदर आप क्या कर रहे हो, काम कर रहे हो। अब इस बीकर से आउटसाइड जो कुछ मौजूद है दैट इज़ सेट टू बी द सराउंडिंग, यानी सिस्टम वो जगह होती है जिसके अंदर हम वर्किंग कर रहे होते हैं। ठीक है, इसमें टेम्परेचर, प्रेशर, ये सारी कंडीशंस इन्वॉल्व हो जाएंगी क्योंकि उस सिस्टम के अंदर मौजूद है। जबकि सराउंडिंग क्या होगा, जो कि उसके आउटसाइड है, जो भी उसका इन्वायरमेंट है, जो बाहर का इन्वायरमेंट है, वो सब उसका क्या होगा, सराउंडिंग। तो आपने सिस्टम को सबसे पहले यहाँ से लेके यहाँ तक मार्क कर दिया। अब सराउंडिंग जो है बिल्कुल नेक्स्ट पेज पे, पेज नंबर 219 यहाँ पर आ जाइए सीधा। यहाँ पर देखेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक हेडिंग है सराउंडिंग्स। आपने यहाँ से लिखना है एवरीथिंग आउटसाइड द आर्बिट्री सिलेक्टेड बाउंड्रीज फॉर द सिस्टम, यहाँ से लेके इस कॉल्ड सराउंडिंग तक। तो एज आई सेड अर्लियर कि सिस्टम से बाहर जो भी एरिया होता है दैट इज़ सेट टू बी द सराउंडिंग। इसके साथ साथ मैं आपको एक चीज़ और बताती चलूँ कि वो चीज़ जो सिस्टम और सराउंडिंग को एक दूसरे से अलग करती है, इट इज़ सेट टू बी द बाउंड्री। जैसे कि मैंने अभी आपको जो केस समझाया है जिसमें बीकर के अंदर वर्किंग हो रही है और उसके बाहर आउटसाइड जो कुछ है वो उसका सराउंडिंग है, तो उसमें जो बीकर पूरा इटसेल्फ मौजूद है वो क्या होगा, वो बाउंड्री होगा जिसकी वजह से जहाँ पे आप एक्शन कर रहे हैं वो वर्क, और जो बाहर का एनवायरनमेंट है वो एक दूसरे से डिफरेंट है। ठीक है, ये एक एक्स्ट्रा चीज़ थी बाउंड्री। अब आ जाइए आप अपने दूसरे प्रिसाइसली डिफाइन दो अलग डेफिनेशंस पर, जिसमें ये आपसे पूछ रहा है कि स्टेट क्या होता है और स्टेट फंक्शन क्या होता है। इसको गौर से समझ लीजिएगा। देखें आपकी बुक में किधर मौजूद है। आप आ जाएंगे सीधा पेज नंबर 220 पर। यहाँ पर स्टेट ऑफ फंक्शन है, यहाँ से लेके यहाँ तक इसको मार्क कर लीजिए। अब मैं आपको बता दूँ ये है क्या चीज़। होता क्या है कि क्योंकि चैप्टर हमारा थर्मोडायनामिक्स से रिलेटेड है, तो उसमें तमाम एग्जांपल्स भी वैसे ही इसने दिए हैं कि थर्मोडायनामिक सिस्टम में होता क्या है कि वो प्रॉपर्टीज़ फॉर एग्जांपल टेम्परेचर की है, प्रेशर की है, वॉल्यूम्स की है या नंबर ऑफ़ मोल्स की है, अगर आप किसी एक में भी चेंजेस करते हैं तो इसकी वजह से जो सिस्टम है वो इफ़ेक्टिव हो जाता है। तो होता क्या है कि ये जो स्टेट ऑफ सिस्टम होता है, इसका मतलब होता है कि इस वक्त आपका जो सिस्टम है ये किस स्टेट में है, यानी हाई टेम्परेचर की स्टेट में है या लो टेम्परेचर की, हाई प्रेशर में है या लो प्रेशर में है, हाई वॉल्यूम में है या लो वॉल्यूम में है। ठीक है, तो ये तमाम की तमाम इसकी क्या कहलाती हैं, स्टेट ऑफ सिस्टम, यानी ये टेम्परेचर, प्रेशर, नंबर ऑफ़ मोल्स या वॉल्यूम्स के अकॉर्डिंग्स में किस हालत में है, इसे कहा जाता है स्टेट ऑफ सिस्टम। ठीक है, अगली चीज़ होती है स्टेट फंक्शन। इसको देख लीजिए किधर है आपकी बुक में। आप सीधा पेज नंबर 221 पर आएंगे। देखिए यहाँ हेडिंग है स्टेट फंक्शन, यहाँ से लेके यहाँ तक मार्क कर लीजिए। अब इसको समझ भी लीजिए। स्टेट फंक्शन का मतलब क्या होता है कि बहुत मतलब ऐसा होता है कि ये जो थर्मोडायनेमिक पैरामीटर हैं, जैसे कि टेम्परेचर है, प्रेशर है, वॉल्यूम है या फिर इंटरनल एनर्जी है, इसमें होता ये है कि ये इनिशियल एंड फाइनल स्टेट्स के ऊपर डिपेंड करती है, यानी आपको चेंज इनका मालूम करना होता है। तो इसमें होगा क्या कि ज़ाहिर सी बात है इसमें इनिशियल प्रेशर, इनिशियल टेम्परेचर, इनिशियल वॉल्यूम डिफरेंट होगा, फाइनल अलग अलग होगा। तो ये चीज़ें जिसमें इनिशियल एंड फाइनल आप अलग अलग मालूम करते हैं और आपका जो सिस्टम है वो इसके ऊपर डिपेंड करता है, ये कहलाते हैं इसके स्टेट फंक्शन। ठीक है, ये थर्मोडायनामिक पैरामीटर होते हैं जिसमें इनिशियल एंड फाइनल स्टेट जो सिस्टम की है वो आप बता रहे होते हैं, ये स्टेट फंक्शंस कहलाती हैं। और ये आमतौर पर क्या होती है, इंडिपेंडेंट होती हैं सिस्टम के ऊपर। ठीक है, अगली जो दो इन्होंने प्रिसाइज डेफिनेशंस आपसे मांगी हैं, ये इंटरनल एनर्जी और इंथैल्पी से रिलेटेड है। तो आप चाहें तो यहीं से इसको मार्क कर लें क्योंकि इसमें ज़रा आसान सी डेफिनेशन है। इंटरनल एनर्जी क्या होती है, ये सम ऑफ ऑल काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकुलर ऑफ अ सिस्टम अंडर स्टडी होती है। सादा लफ्ज़ों में बताऊँ मैं आपको, तो इंटरनल एनर्जी जो है वो टोटल हीट कंटेंट जो है उसका एक पार्ट होती है। इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, यू से। ये सिस्टम में एट द टाइम ऑफ रिएक्शन पहले से मौजूद होती है। जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई रिएक्टेंट है उसको इस्तेमाल करने वाले हैं, तो उस रिएक्टेंट की अपनी जितनी काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी है वो उसकी इंटरनल एनर्जी कहलाएगी। इसको यू से रिप्रेजेंट किया जाता है और बाज़ औक़ात इसको ई से भी रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे आपकी बुक में लिखा हुआ है ई। दूसरी चीज़ है यहाँ पर इंथैल्पी। इंथैल्पी का मतलब होता है ये टोटल हीट कंटेंट है, एज आई सेड अर्लियर।
कि टोटल हीट कंटेंट जो उसमें इंटरनल एनर्जी भी इन्वॉल्व हो जाती है। तो एक्चुअली होता क्या है कि इसमें सिस्टम की इंटरनल एनर्जी प्लस जो प्रेशर वॉल्यूम का अलजेब्रिक वर्क होता है ना, ये दोनों चीज़ें इन्वॉल्व हो जाती हैं। यानी इंथैल्पी किसके बराबर होती है? इंटरनल एनर्जी प्लस प्रेशर इंटू वॉल्यूम का जो वर्क है इसके बराबर होती है। तो ये दोनों डेफिनेशन आप चाहें तो यहीं से मार्क कर लीजिए, ये ज़्यादा आसान है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसकी तरफ बढ़ते हैं अब हम। अगले क्वेश्चन में इसने आपसे ये सवाल किया है कि आपके पास ये जो एंथैल्पी होती है, एंथैल्पी चेंज, ये क्या चीज़ होती है? तो एंथैल्पी तो मैंने अभी आपको डिफाइन कर दी थी, किसके बराबर होती है? इंटरनल एनर्जी प्लस प्रेशर इनटू वॉल्यूम का जो वर्क है ये। तो इस क्वेश्चन में इसने आपसे सवाल किया है कि जो एंथैल्पी चेंज है वो क्या है, इंटरनल एनर्जी चेंज जो है वो क्या है, और दूसरी चीज़ ये कि आपके पास कब एंथैल्पी जो है ये इंटरनल एनर्जी के बराबर हो जाती है। तो ये तीनों बातें आपको बतानी है। तो मार्क करना स्टार्ट कीजिएगा, पेज 221 पर आ जाइएगा। सबसे पहले यहाँ से देखिए एंथैल्पी चेंज की डेफिनेशन मिल जाएगी आपको। एंथैल्पी ऑफ अ रिएक्टेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय H1 initial state and then the enthalpy of the product is shown by H2 final state. Hence change in enthalpy is equals to H2 minus H1 and it is the considered as change in enthalpy in this chemical process. ये मार्क कर लिया आपने किसके लिए? एंथैल्पी चेंज के लिए। ठीक है, अब आ जाएं आप इंटरनल एनर्जी चेंज जो है इसको किस तरीके से लिखना है इसको देख लीजिए सीधा। पेज नंबर 225 पर आ जाए। ये इंटरनल एनर्जी जो है इसके लिए आपको बताया जा रहा है कि टोटल एनर्जी कंटेंट ऑफ अ थर्मोडायनेमिक सिस्टम अंडर गिवन सेट ऑफ कंडीशन इज नोन एज इंटरनल एनर्जी। चेंज इन इंटरनल एनर्जी कैन बी मेजर्ड एक्सपेरिमेंटली। डेल्टा इज इक्वल्स टू E2 माइनस E1। ठीक है, यानी कि आपके पास जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है वो किसके बराबर हो जाएगा? ये फाइनल एनर्जी और इनिशियल एनर्जी का जो डिफरेंस है इसके बराबर हो जाएगा। और ये डिपेंड करता है इनिशियल एंड फाइनल स्टेट एंड नॉट बाय द पाथ टू विच चेंज अकर। यानी आपको इनिशियल एंड फाइनल तो मालूम करना है, इसके बीच में जो डिफरेंस है या बीच में जो जितने भी स्टेप्स इन्वॉल्व हैं इसको आपने यहाँ पे कंसीडर नहीं करना होता। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक आप मार्क कर लेंगे। ये किसके लिए होगा? आपके चेंज इन इंटरनल एनर्जी के लिए। अब आते हैं इस क्वेश्चन के तीसरे पार्ट की तरफ। इसमें इसने आपसे क्या कहा था कि आपको कब पता चलेगा कि डेल्टा E और ये जो H हैं ये एक दूसरे के बराबर है। इसको देख लें। देखिए स्टूडेंट, पेज 227 पर आप आ जाओगे सीधा। ये सबसे पहले इक्वेशन लिखना है, डेल्टा H इज इक्वल्स टू डेल्टा E प्लस P इंटू डेल्टा V। आपको पता है डेल्टा H क्या है? एंथैल्पी चेंज है। डेल्टा E इंटरनल एनर्जी चेंज है और P इंटू डेल्टा V क्या है? प्रेशर और वॉल्यूम का डिफरेंस, प्रेशर और चेंज इन वॉल्यूम का जो डिफरेंस है उसका एक अलजेब्रिक प्रोडक्ट है। आपने ये इक्वेशन उतारने के बाद यहाँ से लिखना है फॉर द रिएक्शन इन विच 1 और से लेकर यहाँ तक आ जाएगा डेल्टा इज इक्वल्स टू डेल्टा H। अब इसमें इसने बात किया कि इसने ये कहा है आपसे कि बाज़ औक़ात ये होता है कि जो सॉलिड या लिक्विड होते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन में, इनमें जो प्रेशर इनटू वॉल्यूम का वर्क होता है ना, ये तकरीबन 0 के बराबर हो जाता है। तो जब ये पूरा फैक्टर 0 के बराबर हो जाएगा तो जो आपके पास चेंज इन एंथैल्पी है ये किसके बराबर हो जाएगी? चेंज इन इंटरनल एनर्जी। और ये इक्वेशन जो है ये इस तरीके से लिखी जाएगी। तो यही बात जो है इसने आपको इन लाइंस में जो है ना एक्सप्लेन की है। तो आपने इसको कहाँ से स्टार्ट करना था? पहले ये इक्वेशन पुट करनी थी, ये सारा का सारा डिस्क्रिप्शन लिखना था, फिर लास्ट में ये वाली इक्वेशन पुट अप करनी थी। आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, आप इस क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं ये क्या बता रहा है आपको। पेज 228 पर आ जाओगे आप सीधा। यहाँ पर इसने आपसे एक चीज़ पूछी है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ये क्या होती है और स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या होती है। तो देखिए होता क्या है, इसको सबसे पहले तो मार्क कर लीजिए आप। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन यहाँ से लेके यहाँ तक लिखेंगे, उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक लिखेंगे। अब है क्या, इसको देख लीजिए। एंथैल्पी चेंज ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इन विच 1 मोल ऑफ अ प्योर सब्सटेंस इज फ्रॉम इट्स एलिमेंट्स विथ ऑल सब्सटेंस इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट। यानी होता क्या है कि जब 1 मोल कोई भी प्योर सब्सटेंस अपनी स्टैंडर्ड स्टेट में फॉर्म हो रहा है और उसमें जो इंग्रेडिएंट इस्तेमाल हो रहे हैं या जो सब्सटेंस इस्तेमाल हो रहे हैं वो भी स्टैंडर्ड हो, तो उसे कहा जाता है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है। और इसको आप किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डेल्टा HF से। दूसरी डेफिनेशन क्या है ये देख लीजिए, ये स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। अब इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? होता क्या है कि कोई भी जो रिएक्शन होता है ना, इसमें प्रोडक्ट और रिएक्टेंट दोनों इन्वॉल्व होते हैं, यानी रिएक्टेंट रिएक्ट करेगा तो प्रोडक्ट बनेगी। ठीक है, तो होता क्या है इस तरह के रिएक्शन में कि फॉर एग्जांपल आप ये कह रहे हैं कि फिक्स नंबर ऑफ मोल्स है रिएक्टेंट के और फिक्स नंबर ऑफ मोल्स जो है ना वो प्रोडक्ट के हैं। ये एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन की बात हो रही है जिसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट जो है वो सारी सी बात है बैलेंस है तो फिक्स्ड होंगे। एट दैट टाइम अगर ये अपने ओरिजिनल इंग्रेडिएंट से बनते हैं जो कि स्टैंडर्ड स्टेट्स में हैं, तो उस दौरान जो आपके पास चेंज इन कह लीजिए कि
हीट होती है या डेल्टा एच होता है, ये किसके बराबर आ जाता है? ये बराबर होता है हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट के। तो इस चीज़ को हम कहते हैं कि ये है स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन। तो स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? आप सबसे पहले ये देखें कि ये है डेल्टा एच एफ फॉर प्रोडक्ट, ठीक है। और यहाँ पर है सम्मिशन। सम्मिशन का मतलब होता है सम अप ऑफ। एन पी क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट। इसका मतलब प्रोडक्ट की जितने भी नंबर ऑफ मोल्स हैं इन सबको जब आप ऐड करेंगे तो इनके जो हीट ऑफ फॉर्मेशन है, ठीक है, उसमें से आपने माइनस करना है जो रिएक्टेंट है इसके जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट हैं उन सब का जो सबमिशन है उसको। तो इस तरीके से आपके पास क्या चीज़ आ जाएगी? स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन आ जाएगी। तो उसको पूरा आपने क्या करना है? यहाँ से लेके यहाँ तक करना है और उसके बाद आप चाहें तो ये वाली लाइन ऐड कर लीजिए कि एन पी जो है वो नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट के लिए और एन आर जो है वो नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट के लिए इस्तेमाल होती है, ठीक है। और चाहें तो इस लाइन को ड्रॉप भी कर सकते हैं, सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक लिख सकते हो, ठीक है। इसके साथ ही ये जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो है ना ये कंप्लीट हो गई है। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो आपको इससे रिलेटेड, इन क्वेश्चन आंसर से रिलेटेड, तो ज़रूर इसको कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।